तो देखो आज अपन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 4.6 का इंट्रोडक्शन। तो उसमें सबसे पहले टॉपिक अपन देखते हैं आव्यूह विधि के द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल, यानी सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। यानी यहां पर अपन पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स मेथड, आव्यूह विधि। क्वेश्चन आएगा, रैखिक समीकरण आपको दे रखे होंगे, क्वेश्चन आएगा आव्यूह विधि से हल करो, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करो। क्लियर है? तो देखो एक एक वर्ड का पहले तो मीनिंग समझते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है अपने पास, सिस्टम क्या होता है यहाँ पे। तो देखो सॉल्यूशन का मतलब समझते हो, हल करना है। कोई भी इक्वेशन है, हल करने का मतलब वहां जैसे एक्स है, वाई है, जेड, उनकी वैल्यू निकालना, ये है। यहाँ पे है निकाय, निकाय को बोलते हैं अपन सिस्टम। उससे पहले आप समझो रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन। तो देखो रैखिक समीकरण बताओ, पता होगा आपको क्या होते, कौन सा होता है रैखिक समीकरण। एक तो होता है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बताओ द्विघात कौन सा होता है? ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर यानी घात कितनी है, पावर कितनी है, 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक या द्विघात समीकरण हो गई। रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन कौन सी हो गई फिर? ऐसी इक्वेशन जिसमें घात कितनी हो, कोई भी चर हो या वेरिएबल, उसकी घात कितनी हो, हाईएस्ट 1 हो, तो वो कौन सी इक्वेशन आती है? लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। जैसे ये है आपके पास 3x + 4 = 0। तो इसमें बताओ वेरिएबल कौन, चर ये है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो ये कौन सी है समीकरण अपने पास? रैखिक समीकरण है। क्लियर है? तो रैखिक समीकरण का मतलब समझ गए, लीनियर इक्वेशन का मतलब। इसके बाद में है रैखिक समीकरणों का निकाय, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम। अब यहां से निकाय का मतलब क्या है? जैसे मान लो 2 लीनियर इक्वेशन आपके पास एक साथ आ गई, सही है, या 3 आ गई या 4 आ गई, तो इनको सभी को मिला के क्या बोलते हैं अपन? सिस्टम या फिर निकाय। क्लियर है बात? क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले अपन लिखते हैं लीनियर सिस्टम, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर रैखिक समीकरणों का निकाय एक लिखते हैं। देखो किस टाइप से, a1x + b1y = c, ऐसे मान लो। चलो a2x + b2y या c1 मान लो इक्वल कितना, c2। देखो 2 लीनियर इक्वेशन है, 2 रैखिक समीकरण है, 2 एक साथ, इसका मतलब इससे अपन क्या बोलेंगे? सिस्टम या फिर निकाय। किसका? लीनियर इक्वेशंस का। रैखिक समीकरणों को क्या बोल देंगे? इसे एक निकाय बोल देंगे। क्लियर है बात? जहां पे a1 b1 और c1 क्या है? कांस्टेंट राशि है, कोई भी अचर, और x और y क्या है? चर है, वेरिएबल है। क्लियर है बात? अब इनकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, अपन तो एक फिक्स नाम दे दिए। जैसे ये लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, तो इसे इसकी मैं जनरल फॉर्म देखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ax + b = 0। अब आप यहाँ पे a की वैल्यू कुछ भी रख लो, b की वैल्यू कुछ भी रख लो, हमेशा एक रैखिक समीकरण तो मिलेगी, लीनियर इक्वेशन मिलेगी अपने को। तो वैसे ही सेम सिमिलर a2 b2 c2 कांस्टेंट है, कुछ भी इनकी वैल्यू हो सकती है, x और y यहाँ पे फिक्स रहेंगे। सही है? अब इसका क्या करना है अपने को? सॉल्यूशन निकालना है। यही तो बोला है सॉल्यूशन ऑफ, ये कोई भी लीनियर इक्वेशन है, कौन से मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से। अब सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या होगा? x और y की वैल्यू निकालना, यही तो होगा यहाँ से। लेकिन अपन मेथड लगाएंगे मैट्रिक्स मेथड या फिर आव्यूह विधि से सोल्व करेंगे। क्लियर है? तो 2 रैखिक समीकरण इस प्रकार से आ सकते हैं, ये एक निकाय हो गया, या फिर आ सकता है आपके यहाँ पे बुक में है या तो 2 या 3 को सोल्व करना। देखो 3 वाला कैसे हो सकता है? 3 लीनियर इक्वेशन का सिस्टम कैसे हो सकता है? a1x + a2y, अच्छा यहाँ पे b1 आ जाएगा, a1 b1y c1z = d1 हो जाएगा, a2x + यहाँ पे b1 a1 b1 c1 d1, हाँ, a2x + b2y + c2z = d2। देखो बिल्कुल आसान है, समझ लो अच्छे से। a3x + b3y + c3z = d3। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 ही है, और यहाँ पे ये सब क्या है? वेरिएबल है, वो x y z वेरिएबल है, और ये कांस्टेंट है बाकी के a3, ये सब। क्लियर है? अब यहाँ पे वही सोल्व करना का मतलब x y z की वैल्यू निकालना, और मेथड है मैट्रिक्स मेथड या आव्यूह विधि।
क्लियर है। तो इनको अपने को सोल्व करना है। ये एक क्या है, सिस्टम है, निकाय है। क्लियर है बात। 2 या 3 या 4 कितनी भी आ जाए उससे अपन बोलते हैं सिस्टम या लीनियर निकाय। अब देखो सोल्व करते हैं अपन, कैसे सोल्व करें। मेथड क्या है, पूरे क्वेश्चन में यही काम करना है आपको, 10 क्वेश्चनों में। तो देखो समझो इसे, इसको अपन है ना ऐसा लिख सकते हैं। देखो इन दोनों इक्वेशंस को अपन ऐसा लिख सकते हैं, किस टाइप से, देखो ध्यान देना। a1 कोफिशिएंट में यहां से उठा लेता हूं गुणांक, ये गुणांक है, कोफिशिएंट है इनके एक्स वाई के, यहां से उठा लेता हूं मैं। a1 हो गया, यहां से b1 हो गया, यहां से हो गया a2, यहां से क्या हो गया b2। मैट्रिक्स में लिख लिया। मैट्रिक्स मेथड यूज लेना है तो मैट्रिक्स में अपने को लिखना है इनको। यहां पे मैं लिख लेता हूं इस टाइप से, मैट्रिक्स बना लेता हूं x और y इक्वल, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लूंगा मैं c1 c2। अब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसे सोल्व करो वापस यही आएगा। सोल्व करके देख लो चाहे, क्या इसको इससे करोगे, ऑपरेट करवाओगे तो a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y यहाँ पे आ जाएगा, इधर ऐसा आ जाएगा a1x प्लस b1y इक्वल, अच्छा इक्वल बाद में देख लेंगे। और तो इसको करवा लो तो कितना आ जाएगा a2x प्लस b2y, इधर आ गया c1 c2 आ गया। इक्वल मैट्रिक्स है तो क्या करवा लेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, इसके इक्वल ही हो जाएगा। अब यही तो है पहली इक्वेशन, इसके इक्वल ही हो जाएगा, तो सेकंड इक्वेशन ये आ गई। क्लियर है बात। तो इसको आपको लिखना है, इसमें सबसे पहला काम ये करना है, मैट्रिक्स मेथड से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, जो भी इनके गुणांक है उनको किस में लिख लो, मैट्रिक्स में लिख लो। मैट्रिक्स फॉर्म में a1 b1 a2 b2। क्लियर है। और ये वेरिएबल है इनके, ये इस टाइप से लिख लो और इधर मैट्रिक्स बना लो इनकी c1 c2। यहाँ तक काम हो गया। क्लियर है। अब देखो इस मैट्रिक्स को अपन नाम देते हैं A। क्या नाम देना है आपको, A। इस मैट्रिक्स को नाम देना है, देखो एक्स वाई में आ गया ना, तो आप इसे दे लो कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स, इसको नाम दे लिया कैपिटल एक्स। और इस मैट्रिक्स को नाम दे दो आप कैपिटल बी। तो समझ गए क्या, ए किसको बोल रहा है अपन मैट्रिक्स को, इस वाले को बोल रहा है a1 b1 a2 b2। एक्स किसको बोल रहा है, इस मैट्रिक्स को बोल रहा है, एक्स वाई यहाँ पे एलिमेंट है। और बी किसको बोल रहे हैं, c1 c2। तो हम है ना, ये है अपने पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं ax इक्वल b। इस फॉर्मेट में लिख लिया, इतना काम कर लिया। अब अपने को निकालना क्या है, वही इनवर्स निकालना है। कौन से मेथड से, आव्यूह विधि से, मैट्रिक्स मेथड से इनवर्स निकालना। कौन सी कोई भी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स निकालने से मान लो। तो ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का मतलब ए इनवर्स चाहिए अपने को, नाम ए इनवर्स तो आना ही चाहिए। यहाँ पे तो ए इनवर्स है नहीं, तो अपन यहाँ पे क्या करवाएंगे, प्री मल्टीप्लाई करवाएंगे ए इनवर्स से। क्या करवाएंगे, प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले ए इनवर्स से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। पूर्व करने का मतलब पूर्व गुणा करवा देंगे, तो तभी तो ए इनवर्स आ जाएगा नाम। तो देखो यहाँ से क्या जाएगा, अच्छा गलत बता दिया क्या, थोड़ा सा गलत बता दिया। देखो क्या, ए इनवर्स नहीं निकालना है यहाँ पे निकालना है क्या, इसका सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या हो गया, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। अब एक्स वाई की वैल्यू वाली मैट्रिक्स कौन सी है अपने पास, एक्स मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, अपने को क्या निकालनी है, एक्स मैट्रिक्स निकालनी है, और वहां से फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, बता देंगे। क्लियर है बात, समझ गए। तो वही काम करवाओगे यहाँ पे, ए इनवर्स से अपन प्री मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे देखो ए इनवर्स से अपने को ये चाहिए, करने का मतलब ऐसा लिख लिया, एक्स चाहिए अपने को। एक्स आएगा कब, जब यहाँ से ए हटेगा तब। अब आप यहाँ पे ना इसको ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हो, है ना, ए अपॉन बी ऐसे नहीं लिखेंगे अपन। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पे एक्स हो गया, इक्वल इधर भी लगा देंगे, दोनों साइड करवा दिया। ए इनवर्स और ए कितना हो गया, आई हो गया, आई एक्स इक्वल कितना हो गया, ए इनवर्स बी। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा दो, वही आ जाएगी मैट्रिक्स, एक्स आ जाएगी, इक्वल कितना हो गया, ए इनवर्स। तो निकल गया एक्स। एक्स कैसे निकलेगा, ए इनवर्स निकाल लो। ए मैट्रिक्स आपको दे रखी होगी, कौन सी, ये रही ए मैट्रिक्स। इनवर्स निकालने का तरीका आता ही है, ए इनवर्स निकाल लो। बी आपके पास ये रही, दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, एक्स आ गया।
अब एक्स मैट्रिक्स लिख लो आप यहाँ पे, जैसे ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स वाई, ये मैट्रिक्स है अपने पास एक्स, इधर इसको सोल्व करने पे तो मैट्रिक्स आएगी अपने पास। अब इक्वल मैट्रिक्स आ गई, इक्वल मैट्रिक्स आने का मतलब क्या हुआ, इक्वल करवा लो संगत अवयव कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट, एक्स के इक्वल ये हो जाएगा, वाई के इक्वल ये हो जाएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू मिल गई, इसका सॉल्यूशन आ गया। तो ऐसे अपने को सॉल्यूशन निकालना है। तो वापस समझ लो एक बार मैट्रिक्स मेथड क्या है, बिल्कुल आसान मेथड है। कोई भी आपके पास क्या रहेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरणों को कोई निकाय दे रखा होगा जहां पे 2 इक्वेशन आ सकती है, 3 आ सकती है, लास्ट क्या करवाना, कोएफिशिएंट की अलग मैट्रिक्स बना लो, इसके बाद में जो भी अपने पास चर है वेरिएबल है उनकी अलग बना लो, इस टाइप से लिखना है हमेशा आपको, और इस वाले के अलग बना लो, मैट्रिक्स बना लिए। पहले वाले का नाम दो अक्स, इसको नाम दो अक्स, पहले वाले को नाम दो ए, इसको दे दो अक्स, एक्स वाई है ना इस टाइप से, तो अक्स नाम दे दो इसको कैपिटल एक्स, इस वाले को नाम दे दो आप बी। अब यहाँ पे अपने को चाहिए एक्स की वैल्यू, तो आपको इससे भेजना पड़ेगा इस साइड में। अब ये जाएगा इनवर्स में, कैसे जाएगा, इनवर्स में जाएगा, तो इसको लिखने का तरीका ए इनवर्स से दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई करो, यहाँ से हो गया एक्स इक्वल ए इनवर्स बी आ गया। तो आपको यही मेथड काम में लेना है, एक्स इक्वल ए इनवर्स बी, तो निकाल लो ए इनवर्स निकाल लो, बी निकाल लो, मल्टीप्लाई करवा लो, फिर दोनों को कंपेयर करवा लो। क्लियर बात, समझ गए। सेम देखो इधर भी यही काम आपको करवाना है। कैसे, इसको अपन लिख सकते हैं कैसा, मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स बना ली गुणांकों की अपन ने। इसके बाद में यहाँ पे वेरिएबल है अपने पास, चरकोण है, एक तो x है एक y है एक क्या है z है, तो इस टाइप से लिख लो x y z लिख लिया। इसके इक्वल इधर वाले को अलग लिख लो, मैट्रिक्स की फॉर्म में D1 D2 D3। अब अपन क्या मानेंगे, इस मैट्रिक्स को तो मानेंगे A, इस मैट्रिक्स को मानेंगे क्या कैपिटल X, इसको क्या मानेंगे, तो वापस से वही प्री मल्टीप्लाई करवा के यहाँ से क्या आएगा x इक्वल A इनवर्स। तो यहाँ पे आपको A इनवर्स निकालना है, जबकि यहाँ पे A क्या है अपने पास, एक 3x3 की मैट्रिक्स है। 3x3 का क्या निकालोगे आप, A इनवर्स निकालोगे, यही तो है A मैट्रिक्स। आप लिख लोगे A मैट्रिक्स, यहाँ पे ये है, B ये है, C ये है, x ये है, B ये है, ऐसे निकालोगे। तो A इनवर्स निकाल लोगे, इसका ओनली C का निकालना है इनवर्स, ये ध्यान रखना, हर किसी का निकाल लो। ये A इनवर्स इसी का निकलेगा क्योंकि ये A है, इसको A माना अपन है, तो इसका इनवर्स 3x3 का निकालना है, मैंने बता दिया कैसे निकालता है। B मैट्रिक्स अपने पास है ही, ये रही, दोनों को मल्टीप्लाई करवा लो, फिर इक्वल रख लो दोनों को, x की वैल्यू रख लो, x मैट्रिक्स की क्या है, x मैट्रिक्स अपने पास ये है x y z, ऐसे आ जाएगा ना। x मैट्रिक्स रखेंगे यहाँ पे x y z, इसकी वैल्यू रख लिया, A इनवर्स की वैल्यू रख लेंगे, B की रख लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एक मैट्रिक्स मिलेगी अपने को। यहाँ पे कोई नंबर होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इसके इक्वल ये इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगी, कंपेयर करवा लो, इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, तो x y z की वैल्यू मिल जाएगी अपने को। क्लियर है। एग्जाम्पल एक देख लो, चलो छोटा सा, चलो पहले लिखो इसे। तो देखो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अपने पास ये दे रखा है लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरणों का एक निकाय दे रखा है, और बोला है कि मैट्रिक्स मेथड से इसको सोल्व करो आव्यूह विधि से। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपन इसको लिखेंगे इस फॉर्म में, इसके जो गुणांक है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिख लेंगे गुणांक, देखो क्या क्या है, कोएफिशिएंट ये रहे, ये और ये, तो 2 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। फिर यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लो इसके वो वेरिएबल्स को, चर को, देखो कौन है, x है y है, ऐसे लिख लिया। इक्वल यहाँ पे इधर अलग मैट्रिक्स बना लो इनकी, तो 1 आ गया, 7 आ गया। तो हमने इन लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया, जिससे हम लिख सकते हैं, इसको मान सकते हैं a, इसको मान सकते हैं x, और इसको क्या मान सकते हैं b, कि लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है। इसको हमने ax इक्वल b की फॉर्म में लिख लिया, या फिर हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे a की वैल्यू क्या है बताओ, मैट्रिक्स a कौन सी है, पहले वाली को ही तो माना अपन ने, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 5 3 2, और x मैट्रिक्स है अपने पास x y, और b मैट्रिक्स है 1 7। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अपने को निकालना है यहाँ से सॉल्यूशन निकालना है इसका मैट्रिक्स मेथड से। सॉल्यूशन का मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। x y वाली मैट्रिक्स कौन सी है, कैपिटल X मैट्रिक्स है, मतलब करने का मतलब कैपिटल X की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से कैपिटल X की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या तो आप डायरेक्ट ध्यान रख लो ये बात कि a को इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में नहीं जाएगा, कैसे जाएगा, इनवर्स में जाएगा। सही है, ऐसे थोड़ा सा या तो ऐसे ध्यान रख लो, या फिर वही क्या प्री मल्टीप्लाई करवा दो a इनवर्स से।
इसकी वैल्यू कितनी होगी, आई होगी, आई एक्स इक्वल कितना हो गया, ए इनवर्स बी। आई को इससे कटवाए तो वापस एक्स आ जाएगा, ए इनवर्स बी। तो आपको यहाँ पे किस किस की आवश्यकता पड़ेगी बताओ, एक तो इनवर्स की पड़ेगी, बी मैट्रिक्स अपने पास पहले से ही, तो ए इनवर्स निकालते हैं, ए मैट्रिक्स से तो निकाल सकते हैं इनवर्स। तो देखो ए इनवर्स होता क्या है, पहले ए इनवर्स होता है अपने पास 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, इसी से ही तो अपन बता सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसका मतलब अपन इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, इनवर्स नहीं निकाल सकते, इसका सॉल्यूशन नहीं है फिर, सही है। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो 1 इस यहाँ पे इसमें डिवाइड देंगे 0 का इनफाइनाइट बन जाएगा, इसका मतलब इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर इसको मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, ये मिला ही नहीं अपने को, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन भी अपन नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, तो कितना हो जाएगा यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस करवा दो, 4 माइनस कितने हो गए 15, तो कितना हो गया माइनस का 11, सही है। इसके बाद में निकालो इसका एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या बताया था मैंने, पहले वाले बॉक्स को तो कर लो क्या इंटरचेंज और दूसरे वाले का क्या कर दो साइन चेंज। तो इंटरचेंज का मतलब 2 वापस भी आ जाएगा, इसके कर दो साइन चेंज, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा कितना 5, -5 साइन चेंज कर दिया अपन ने। अब ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लो, तो रख दो यहाँ पे 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है -11, तो 1 -11 और 2 -5 -3 2, इतना काम हो गया। तो चलो एक एक की वैल्यू रख देते हैं, एक्स मैट्रिक्स है अपने पास तो इनकी सभी की वैल्यू रख लो भी यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा एक्स वाई आ जाएगा। ए इनवर्स की वैल्यू अपन ने निकाल ली। अब देखो इस 11 को और अंदर भेज दो या बाहर रहने दो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो -1/11 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे कितना है 2 -5 -3 2, क्लियर है। बी मैट्रिक्स कितनी है, ये रही 1 7। ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऑपरेशन ऑपरेट करवा देंगे इनको। तो देखो 2 मल्टीप्लाई होगा इससे 1 से, तो कितना आ गया 2, -5 इससे होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 35, बीच में प्लस आता है तो प्लस माइनस माइनस, यानी प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है ना, डायरेक्ट लिख लिया करो 35 होगा। तो आगे कोई कॉलम है नहीं तो आगे जाएंगे नहीं, इसके बाद में जस्ट नीचे वाले में आ गए, मतलब आपको क्या पे लिखना है नीचे, मल्टीप्लाई सही से आना चाहिए आप लोगों को। अब इस रो को इस कॉलम से करवा दो तो कितना हो गया -3 प्लस कितने हो गए, इसको सोल्व कर सकते हैं अपन, तो लिख लो कितना हो गया -33 हो गया, और ये कितने हो गए प्लस के 11, सही है। अब देखो यहाँ पे अपन इसको अंदर भेज सकते हैं, अंदर मिलेगा इससे और इससे, बाहर बैठा है मैट्रिक्स के तो प्रत्येक एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -7 जाएगा, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो ऊपर तो आ गया 3 और नीचे कितना आ गया -1, क्लियर है। इक्वल मैट्रिक्स आ गई, मतलब कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट इनके इक्वल संगत, ये हो तो इसका संगत ये इसका ये, तो x इक्वल कितना आ गया 3 आ गया, y इक्वल कितना आ गया -1। तो ऐसे अपन देखो सॉल्यूशन इसकी वैल्यू निकालेंगे x और y, इस निकाय का अपन क्या निकालेंगे सॉल्यूशन सिस्टम का, क्लियर है बात। ऐसे निकाल लोगे तो देखो 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक 14 तक, 16 है या 14 है, एक्सरसाइज आप जैसे लिखोगे सोल्व करोगे 4.6 में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 16 तक सेम पैटर्न है, क्लियर है। अब देखो तो ऐसे निकालेंगे अपन मैट्रिक्स मेथड से, इसका 11 क्या, पहले इससे पहले एक टॉपिक पढ़ो, बाद में बताएंगे इसको। देखो यहाँ पे एक नाम आता है संगत और असंगत। संगत और असंगत मतलब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो वो अपन देखते हैं, जैसे ये कोई सिस्टम है 3x प्लस कितना है यहाँ पे 2y इक्वल कितना ही मान लो, चलो 1 मान लो या 2 मान लो, ये कोई भी सिस्टम है अपने पास। इसको अपने को देख के बताना है ये क्या है, संगत है या असंगत है, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। क्वेश्चन ऐसा ही है आपके, ये फर्स्ट से लेके 5th तक
ऐसे क्वेश्चन है। ये कोई निकाय सिस्टम है, इसमें अपने को बताना देख के कि ये सिस्टम संगत है या असंगत है, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। वैसे तो देखो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, थोड़ा सा आपको पता है तो वहाँ पे अपने पास लीनियर इक्वेशन होती थी। तो देखो वहाँ पे भी ऐसे होता था, ऐसे होता था। देखो कैसे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल होता था। इसका मतलब क्या होता था कि इसका क्या है, एक ये जो निकाय है ना अपने पास, ये सिस्टम है, इसका क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब जिसके अलावा और कोई हल ना हो, एक ही हल। जैसे पृथ्वी पे एक ही सूरज है, एक ही चांद है, तो यूनिक है वो कहने का मतलब। सही है, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या हो गया, जिसका एक ही हल हो। एक ही हल मतलब x और y की वैल्यू एक ही होगी अपने पास यहाँ पे। सही है, तो यहाँ पे अगर नॉट इक्वल आ गया इसका मतलब यूनिक है, इसका सॉल्यूशन अद्वितीय है। अद्वितीय होने का मतलब अपन यहाँ पे बता देते हैं कि ये जो सिस्टम है वो कैसा है, संगत है, कंसिस्टेंट है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा सा याद अगर आ जाए तो याद नहीं है तो भी देखो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपने को डिटरमिनेंट को देख के अपने को बताना पड़ेगा या फिर मैट्रिक्स को देख के अपने को बताना पड़ेगा, संगत या असंगत, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो देखो अपन बताते हैं यहाँ पे। तो इसमें अपन देखेंगे सबसे पहले केस फर्स्ट। अगर देखो अपन यहाँ पे देखो किसकी आवश्यकता पड़ेगी अपने को, इसको अगर अपन और थोड़ा सही से लिखे, ऐसे तो निकालते हैं अपन, x इक्वल बी लिखते हैं, मैट्रिक्स मेथड में यही काम करता है। और यहाँ पे इनवर्स कैसे निकालेंगे अपन, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, ऐसे लिखते हैं। सही है, ए इनवर्स को ऐसे लिखेंगे और ये बी यहाँ पे है ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो आवश्यकता किसकी पड़ेगी, यहाँ पे देखो एडजॉइंट ऑफ ए की आवश्यकता पड़ेगी और डिटरमिनेंट ऑफ ए की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका अपन इसका सॉल्यूशन कब निकाल सकते हैं कि यहाँ पे एक तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तभी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अपन, ऐसे तो निकाल नहीं सकते। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे इस डिटरमिनेंट ऑफ ए की। देखो क्या, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए यदि इफ अपने पास क्या है, नॉट इक्वल 0 है, क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल क्या है अपने पास 0 है, इसका मतलब इसका जो हल मिलेगा ना अपने को, ये जो भी सिस्टम दे रखा है कोई भी है, दो अपने पास लीनियर इक्वेशन है या फिर 3 है, तो इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा ना वो हमेशा क्या मिलेगा, यूनिक मिलेगा, अद्वितीय। कैसा मिलेगा, अद्वितीय मिलेगा और यूनिक जिसे अपन बोलता है। क्लियर है। और यहां से अपन ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल अगर 0 है, इसका मतलब इसका इनवर्स निकाल सकते हैं अपन। ऐसे तो चेक किया था, इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तो अपन यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। क्लियर बात, यहाँ से दो बात समझ गए अपन। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, तो जो भी यहाँ पे ये सिस्टम दे रखा है ना, ये निकाय 2 इक्वेशन हो सकती है, 3 हो सकती है, ये जो भी निकाय दे रखा है, सिस्टम दे रखा है, वो जो होगा वो कैसा होगा, संगत होगा अपने पास। कैसा होगा, संगत, कंसिस्टेंट। बात को समझ गए। आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, ऐसे देगा, ये कोई भी निकाय है, 2 दे देगा इक्वेशन या 3 दे देगा, आपको बोलेगा संगत या असंगत चेक करो आप, संगत निकाय है या असंगत निकाय है, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो आप लोग क्या करोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो। अगर अपने पास क्या आ जाए, नॉट इक्वल 0 आ जाए, तो आप वहां पे देखते ही लिख दो कि वे कैसा है, निकाय कैसा है, सिस्टम कैसा है, संगत है, कंसिस्टेंट है। क्लियर है बात। अगर केस सेकेंड क्या होगा, अगर अपने पास क्या आ जाए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्या आ जाए, 0। यहाँ पे 0 आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0। इसका मतलब हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, पहली बात तो ये हो गई। यहाँ से इनवर्स अपन इनवर्स यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं होगा इनवर्स का, पहली बात तो सही है, इनवर्स का एग्जिस्ट नहीं होगा। और अपन यहाँ पे बताएंगे संगत होगा या असंगत होगा निकाय, तो कैसे बताएंगे, यहाँ पे देखो 2 बातें अपने को बतानी पड़ेगी। जब क्या आ जाए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। देखो यहाँ पे तो डायरेक्ट बता देना, नॉट इक्वल 0 आते ही क्या हो गया, संगत।
लेकिन अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अपने पास 0 आ जाए तो देखो अपने को थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। क्या, यहाँ से डायरेक्ट अपन नहीं बता सकते कि संगत आएगा या असंगत आएगा। अपने को यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा, पहला काम करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। देखो ए इनवर्स तो निकाल नहीं सकते, तो आप अपन एडजॉइंट की सहायता लेंगे अपन यहाँ पे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, उसको मल्टीप्लाई करवाओ किससे, बी से करवाओ। अगर आपके पास नॉट इक्वल 0 आ जाता है, क्या जाता है, नॉट इक्वल 0, ये तो निकाल लेंगे अपन। ए इनवर्स के तो निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से क्या निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, उसको मल्टीप्लाई करवा लो किससे, बी से। इतना ही काम करवा लो, बस इतना काम करवा लो। अगर नॉट इक्वल अपने पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, इसका मतलब जो भी अपने पास जो होगा ना, क्या जो भी सिस्टम होगा, निकाय होगा, उसका जो सॉल्यूशन होगा, अपने सॉल्यूशन क्या वो कैसा होगा, असंगत होगा। अपने पास कैसा होगा, असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ये आ जाए तब तो डायरेक्ट संगत। अगर अपने पास इक्वल आ जाए तो आप क्या निकालो, इक्वल आने के बाद में ये काम करना पड़ेगा अपने को, क्या एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा बी से। अगर नॉट इक्वल 0 आ जाए, इसका मतलब सिस्टम कैसा होगा, असंगत होगा अपने पास। यानी ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन अपने पास वो दे रखा है ना, इक्वेशंस दे रखी है, उनका जो सॉल्यूशन होगा वो कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, वहां से अपने को मिलेगा ही नहीं। यानी ऐसे अपने पास अक्स और वाई की कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो इसमें रखते ही सेटिस्फाइड हो जाएगी, दोनों साइड इक्वल आ जाए। मतलब यहां से कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा अक्स और वाई का अपने पास। क्लियर है? तो आपको इतना ध्यान रखना है, नॉट इक्वल 0 आ जाए तो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। अगर इसके बाद में अगर एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी करवाते ही 0 आ जाए, आ सकता है। अगर ये 0 आ जाए, इसका मतलब जो भी सिस्टम होगा ना अपना, वो कैसा होगा, संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है। कैसा, संगत या फिर असंगत, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट, ये संभावना हो सकती है। कंसिस्टेंट का मतलब बहुत सारे हल हो सकते हैं, या फिर असंगत का मतलब कोई हल नहीं है, ऐसा हो सकता है काम। तो देखो पूरे का सार समझ लो। आपको क्वेश्चन में क्या करना है, संगत और असंगत बताना है, 1 से लेके 5 तक, 6 तक जितने भी हैं। तो क्या करना है आपको, उनमें सबसे पहले निकालो, इतना काम करो, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, कुछ नहीं निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, सही है, वो निकालो। और अगर नॉट इक्वल 0 आ जाए तो क्या बता दो, संगत है। अगर इक्वल 0 आ जाए तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। नॉट इक्वल 0 आ जाए, इसका मतलब क्या, असंगत आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। और अगर 0 आ जाए, इसका मतलब सिस्टम कैसा हो सकता है, संगत या फिर असंगत हो सकता है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ये काम ऐसे बताना आपको। क्लियर है बात? तो एक एग्जांपल में बता देता हूँ आप लोग।